हेलो, आवाज़ आ रही है क्लियर? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। सॉरी, वो मैं थोड़ा मतलब मैं पीडीएफ वगैरह देख रही थी, वो ना वर्ड में से ऐसे पीडीएफ आती नहीं है ना लैपटॉप से, तो उसे कन्वर्ट किया मैंने। चलो स चलो ठीक है, कोई सबसे नहीं। पहले मेरे को सुना दो कि हमने क्या-क्या पढ़ा था, कितने तरह की अमेंडमेंट होती है, उसका पार्ट नंबर कौन-सा है, आर्टिकल नंबर क्या है उसका? पहले ये बता दो। जल्दी-जल्दी। क्या सुनना है आपने मेरे से? सब कुछ बताओ, जो-जो आपने अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा है, एवरीथिंग। सही सही बताऊँ मतलब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया है। हुँ, वैसे प्रॉपर नहीं पढ़ा अभी, एक ही करा था मैंने मतलब ऐसे तो मुझे पता है 3 होते हैं वो सब, पर जो ठीक है, अच्छे से करा है वो मैंने सिर्फ़ एक करा है अभी सिंपल वाला, सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, बताओ। सारा बताऊँ मतलब अपने आप से? हाँ, हाँ। मतलब जित देखो डरने वाली कोई बात नहीं है, ना ही कोई शर्म की बात है। देखो हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, ठीक है? लेकिन जब आप एक बार सुनाओगे आज तो आपको पता लगेगा कि आपकी क्या चीज़ गलत है, तो आप कल से उसे सही करोगे, ठीक है? जितना आता है बस उतना सुना दो, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। पहले तो अमेंडमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। हाँ। सिंपल मेजॉरिटी, हुँ, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल हुँ, मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड वो कंसेंट ऑफ स्टेट जो था। हुँ। चलो और देखो मैं सिंपल बताती हूँ, रुको मैं बताती हूँ, देखो। लिख अब साथ-साथ लिखोगे ना? चलो। अब हम पूरा रिवाइज करेंगे बिल्कुल 5 मिनट में, ठीक है? अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना किसी आर्टिकल में। पार्ट नंबर 20 है अमेंडमेंट का, आर्टिकल नंबर है 368। कहते हैं अमेंडमेंट 3 तरीके से की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक होता है सिंपल, सिंपल मेजॉरिटी से कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा ने 50-50% वोट दे दी तो उसे क्या कर दिया जाएगा? अमेंड कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखना याद आप क्या रखोगे कि जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर जैसे कि हमें किसी टेरिटरी में कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हो। ये आपको लर्न करना है, ये मुझे भी अभी लर्न नहीं है। ठीक है? दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी। बस इसका फ्लो चार्ट बना लो। ये वाला फ्लो चार्ट बना लिया तो अच्छे से याद हो जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या? कहते हैं कि 50% वोट तो चाहिए, साथ में 2/3 वोट चाहिए उन लोगों की जो लोग प्रेज़ेंट हैं, प्लस जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग एब्सेंट हैं उन्हें नहीं गिना जाएगा। जो लोग प्रेज़ेंट हैं और इलेक्टेड हैं, जिन्हें इलेक्ट किया गया है वही क्या करेंगे? वोट करेंगे। तीसरा है सिंपल स्पेशल, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट्स की कंसेंट। इसे और क्या कहेंगे? रैटिफिकेशन कहेंगे। और तो कुछ न और तो बस यही 2 वर्ड मैंने पढ़ा है, एक कंसेंट और एक रैटिफिकेशन, कि इसमें आपको 50% वोट चाहिए, 2/3 वोट भी चाहिए, प्लस आपको इसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। अब याद रखोगे ना? हाँ अब जी, याद ये हो तो जाएगा पता ना? है। अब हाँ आज जी, रात याद को है। क्या करना? सोने लगोगे, बस इसी तरीके का फ्लो चार्ट रफली बना बना के सो जाना, ठीक है? याद रहे। हाँ जी। चलो ठीक है। देखो आज ना हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे। हमने अमेंडमेंट किया, इमरजेंसी भी पढ़ेंगे आज हम। मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अमेंडमेंट क्या होता है? चेंज करना। क्या करना? चेंज करना भई। अब ऐसे तो देखो, ऐसे तो पार्लियामेंट ऐसे बोल दे कि भई हम तो अब क्या करेंगे? हम तो अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाएँगे। हम लोगों को राइट टू वोट का अधिकार नहीं देंगे। पार्लियामेंट ऐसा रूल बना दे कि आज से डेमोक्रेसी खत्म। देखो मैंने क्या बोला? मैं आपको बोल रही हूँ कि 50% वोट चाहिए, 2/3 वोट चाहिए, स्टेट्स की कंसेंट चाहिए।
अब मान लो कि सारी स्टेट्स क्या कर दे, कंसेंट दे दें, स्टेट भी कंसेंट दे रही है, लोकसभा राज्यसभा भी कंसेंट दे रहे हैं कि भाई क्या किया एक्सक्यूज़ मी, जाए। आपकी ना हम्म। बीच में ना वॉइस चली गई थी। ये ना अच्छा। दोबारा बताओ, ये वो जो आप अभी कर रहे थे ना, ये राइट अच्छा ठीक टू है, देखो वोट वगैरह देखो, का। हाँ देखो मैं दोबारा बताती हूँ। देखो, अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा रही हूँ। सिंपल है, क्या है अमेंडमेंट। ये बोलते कि ऐसे तो सरकार, स्टेट, लोकसभा, राज्यसभा हर किसी में चेंज कर देगी। वो बोल देगी कि लोगों को अब राइट टू वोट का अधिकार नहीं देंगे हम लोग। आज से प्रेसिडेंट हेड नहीं रहेगा पार्लियामेंट का, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। हमारे इंडिया का तो हिंदू धर्म है, हम जो भी मुस्लिम्स हैं, जैन हैं, सिख हैं, हम उन्हें इंडिया में नहीं रखेंगे। अब देखो ऐसा वो चेंज कर सकते हैं ना, सरकार ऐसा चेंज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उसके पास पावर है। हाँ ना में जवाब दो, कर सकती हाँ है ना? जी, हाँ। हाँ जी, कर सकते। लेकिन लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? इसका रीजन आपको पता है? देखो बात तो सारी पावर की है, पावर तो उनके पास है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर नहीं है? प्रेसिडेंट हेड है पार्लियामेंट का, वो तो किसी भी तरह का बिल पास कर सकता है, किसी भी तरह का अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो ऐसा लिख दे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर प्रेसिडेंट को दी जाएगी, पीएम को नहीं दी जाएगी। और लोकसभा राज्यसभा को क्या कर दे, बोल दे कि भाई वोट कर दो, लोकसभा राज्यसभा वोट कर दे। फिर बताओ क्या होगा? इसका रीजन आपको पता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक? इतने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए, देश आजाद हुए। इसका रीजन क्या है? याद रखना, हमेशा याद, कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। याद रखोगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या चेंज नहीं कर सकते? बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि हमारा इंडिया सेकुलर है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का हेड है, आप पीएम को हेड नहीं बना सकते। भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ। अब इसका रीजन पता लगा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। केस लिख इसका लो। एक केस भी है, केशवानंद हाँ। वाला ना? हाँ, हाँ जी। केशव नंदा, भारतीय केस, गोलकनाथ केस, री बैरूबरी केस। ईयर मुझे इसका आई थिंक ये 30 है या 80 है, मुझे इतना याद नहीं। ठीक है, केसेस जो जो बताऊंगी लिख के दूंगी, सब याद रखने हैं। ठीक है, और इसमें देखते हैं, इसमें तो मैंने केस, हाँ ठीक है, लिखे हैं मैंने इसमें केस। अभी फिलहाल इतना समझ आया, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ आई बेसिक स्ट्रक्चर की। हाँ जी। हम्म। तो अब कोई आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप कैसा चेंज कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो कि नहीं, आपको बोलोगे, आप क्या जवाब दोगे? हाँ, कि चेंज तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि आपके सिलेबस में क्या लिखा है, अमेंडमेंट और डॉक्ट्राइन ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, हुँ, कि अमेंडमेंट तो करोगे लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते अदरवाइज। क्योंकि देखो एक और चीज याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है सारे लॉ से। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें, यूएसए वगैरह और भी बहुत सारी कंट्रीज, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहां पर उनका प्रेसिडेंट क्या होता है? सुप्रीम होता है। इसलिए प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज कर सकता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ऐसा नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये बिल्कुल बेसिक चीज थी, ये कर ली तो सब समझ आ जाएगा। देयर इज नो मेंशन इन देयर इज नो मेंशन टू टर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। कहते हैं कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया, कहीं नहीं लिखा गया। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप उसमें कहीं पर भी बेफालतू का चेंज नहीं कर सकते।
The idea of that parliament cannot introduce law that would amend the basic structure. कहते पार्लियामेंट, हाईलाइट कर लेना पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना ही नहीं सकता कि जो क्या कर दे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दे। उसके द आइडिया इज टू प्रिजर्व द नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड प्रोटेक्ट द राइट्स। कहते हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का मोटिव क्या है? क्या मोटिव हाईलाइट करना कि प्रोटेक्ट करना राइट्स को, लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना और डेमोक्रेसी देना, यही तो एक राइट है। अगर हमें लोगों को राइट ना देना होता तो हम फंडामेंटल राइट क्यों बनाते? फंडामेंटल राइट एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 20, इमरजेंसी के दौरान भी ये आर्टिकल नंबर चेंज बोलती हूँ, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते इमरजेंसी के दौरान। आपको पता है इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो उस टाइम पे उसने सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया था? रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन ये फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। क्या केस गया कि भाई हमारे तो फंडामेंटल राइट है, आप ऐसे कैसे ले सकते हो? ठीक है, तो वहीं से फिर ये केस निकल कर आया कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 में आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो वही है राइट प्रोटेक्ट करना लोगों के, ये सारी चीजें। सबसे लैंडमार्क केस है जब प्रियम्बल लिखोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जब प्रियम्बल लिखोगे तब भी केशव नंद भारतीय केस लिखना है, और जब बेसिक स्ट्रक्चर लिखोगे तब भी ये केस लिखना है। यहाँ तक समझ आया? सिर्फ इंट्रोडक्शन ये इतना समझ आया? इतना। हाँ जी। हम्म। केशव एक नंदा चीज़ भारती। बोलूँ? हम्म। मैं अपना कैमरा खोल लूँ, आप अपना कैमरा खोल लो, क्योंकि ना मतलब मेरे को ऐसा है कि मेरी सिटिंग ना बहुत कम हो गई है बड़े टाइम से। हम्म। तो मतलब कि मतलब क्या उससे बोलूँ मैं आपको, कि अगर मैं किसी मतलब कोई मुझे देख रहा होगा ना तो मैं मतलब पढ़ लूँगी, ठीक है। वाला सीन है मेरे साथ। मेरा ऑन हो गया कैमरा? एक सेकंड। या मेरे में टैब में ऐसा होगा नहीं, कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कहते शेयरिंग बंद करो फिर ऑन होगा। ठीक है, वो कोई नहीं, लैपटॉप चलो में मैं मेरा अपना खोल रहा। रिकॉर्डिंग, हाँ लैपटॉप में मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप फिर ऑन रखना, आप ऑफ मत करना, ठीक है? अदरवाइज एक्चुअली लैप मेरे मेरे को ना थोड़ा प्रॉब्लम रहता है लिखने का और रिकॉर्डिंग का। हुँ, मुझे कोई कोई दूसरा नहीं। ऐप मिल गया ना तो मैं फिर ऑन किया करूंगी कैमरा, ठीक है? लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, 2-3 दिन तक मैनेज करते हैं बस। ठीक है, ऑन रखना और जो-जो चीज़ मैं बोल रही हूँ बस लिखते रहना, ठीक है? मैं भी लिखूँगी आपके सामने स्क्रीन पे और आप भी लिखते रहना। हाँ देखो, जी। ये क्या केशव नंदा भारतीय केस, सबसे इम्पोर्टेंट केस है। क्या बोलता कि भाई ये केस जब आया ना तो मतलब बहुत सारे, इसे बहुत सारी चीज़ें लेकर आया अपने साथ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन could not be abrogated even by a constitutional amendment। कहते हैं आप जितनी मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन कर लो किसी भी चीज में, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? आप बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते। क्योंकि एक एक केस आया था, री बैरोबरी केस आया था, वहां पर कहा था कि आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि क्योंकि ना हुँ, ये कंट्रोवर्सी हो गई। क्या कंट्रोवर्सी हो गई? कि भाई जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल तो भाई पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी आया हमारे में, ठीक है? कि ये हाँ। प्रियम्बल पार्ट नहीं है या है। ये री-बेरुबारी अभी में जब, बोला था कि वो पार्ट है और हाँ, इसमें और बोला था इसमें, कि नहीं हाँ, है। कि नहीं है ना? तो ये बोलते हुँ, हैं, लेकिन फिलहाल ये हमारा प्रियम्बल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हाँ इसमें जी। नहीं लिखना है आपको ये सारी हुँ, चीज़ें। हुँ, हुँ। इसमें क्या लिखना है कि भई आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ये लाइन याद रखना कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट एब्रोगेटेड, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसी भी चीज़ में कर दो। द जजमेंट लिसन सम बेसिक स्ट्रक्चर, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया आपके सामने, ये सब लिख दिए। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, उसके बिना किसी की नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखा जाएगा। यूनिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को चेंज नहीं किया जाएगा। डेमोक्रेसी है, हुँ, डेमोक्रेसी रहेगी, रिपब्लिक रहेगी। राजा नहीं बनेगा कोई हमारे इंडिया में, किंग नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ पीएम और प्रेसिडेंट ही बनाया जाएगा। फेडरल कैरेक्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। हमारे आपको याद है ना कि हमारे इंडिया में क्या है, स्टेट्स भी हैं।
और हुँ, एक इंडिया है। इंडिया हुँ, में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। इसे फेडरल स्टेट कैरेक्टर गवर्नमेंट। कहा जाता है, ठीक है? हाँ जी। सेक्युलर कैरेक्टर आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। देखो हुँ, एग्ज़ाम्पल लेते हैं यूएसए का, याद रखना, कभी भी ये चीज़ आए यूएसए का एग्ज़ाम्पल हमेशा याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर अलग-अलग स्टेट्स थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं एग्रीमेंट किया और हुँ, उन्होंने एक अमेरिका बनाया। अब ये वाली स्टेट जो ए स्टेट है ये जब चाहे ये अलग हो सकती है, लेकिन हमारे इंडिया की स्टेट अलग नहीं हो सकती क्योंकि हमारे स्टेट्स को इंडिया ने ही बनाया है। यहाँ पर स्टेट्स ने अमेरिका को बनाया है, लेकिन हमारे इंडिया में इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है। जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान है ना, ये इंडिया ने बनाया है ना, इंडिया की सरकार ने। लेकिन यहाँ पर ये ए, बी, सी ये अलग-अलग स्टेट्स थी पहले, फिर इन्होंने एक यूएसए बनाया। तो ये बोलते कि हमारे यहाँ पर फेडरल कैरेक्टर है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास यूएसए में, हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब ये चीज़ याद रखोगे ना, यूएसए और इंडिया का एग्ज़ाम्पल स्टेट्स के लिए, ठीक है। फिर है सेपरेशन ऑफ अ पावर, वही बात आ गई सेंट्रल और स्टेट। भई जो पावर स्टेट को दी गई वो स्टेट देखेगा। जो पावर सेंट्रल को दी गई वो सेंट्रल, ऐसा नहीं है स्टेट की पावर सेंट्रल ले लेगी। लेकिन देखो कुछ केसेस में ले लेती है वो, क्योंकि सेंट्रल एक सुप्रीम गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ले लेती है? उसकी पावर ले लेती है, स्टेट की। कब लेगी? ड्यूरिंग इमरजेंसी। बस एक चीज़ याद रख लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना कुछ हम याद नहीं कर पाएँगे, तो सिंपल याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर ले लेगी ड्यूरिंग इमरजेंसी, या फिर एक जैसे कि दंगे हो जाते हैं, है ना? अभी जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपने पंजाब का ही। अभी 15-20 दिन पहले यहाँ पे के वो फार्मर्स ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, चंडीगढ़ में दंगे किए थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारे यहाँ का जो नेट है वो बिल्कुल बंद हो गया। हमारा चल रहा था क्योंकि हमारा वाईफ़ाई था, लेकिन जो फ़ोन नेट है वो सबका बंद हो गया था यहाँ पे पटियाला, ठीक है, ज़ीरकपुर, चंडीगढ़, आस-पास सब, ताकि कोई भी न्यूज़ वगैरह इधर से उधर ना जाए। अब देखो ये काम स्टेट गवर्नमेंट भी करती है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। आपको पता है जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जुडिशरी एग्ज़ाम होता है, बड़े-बड़े एग्ज़ाम होते हैं तो पूरे स्टेट का नेट बंद कर देते हैं। इतना लो राजस्थान में तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। जिस टाइम पर पेपर हो रहा है आपका नेट नहीं चलेगा। और हमारे यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेज में कोई भी एग्ज़ाम होता है सरकारी, कांस्टेबल का, पुलिस का, तो वहाँ पर हमारा जो नेट होता है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। क्योंकि हमारा घर कॉलेज के पास है, जैसे कि डेंटल कॉलेज है, सुखमनी कॉलेज है, तो यहाँ पर जब सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, तो ये बिल्कुल नेट बंद कर देते हैं। तो ये पावर है, स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लो कोई दंगा हो गया कि लोग नहीं सँभल रहे हैं, ठीक है, वॉर होने वाली है, मान लो पंजाब और हरियाणा में वॉर होने वाली है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी ना, तो वहाँ पर फिर वो उसकी पावर ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इमरजेंसी वर्ड याद रखना कि इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर ले लेता है। इंडिविजुअल फ्रीडम है, सबको अपना-अपना फ्रीडम दिया गया है, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। ठीक है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के आगे लिख लो आर्टिकल नंबर 14। जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब आपको फंडामेंटल राइट्स कराऊँगी तो ये सब पढ़ाऊँगी कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एक बार देखते हैं। ओवर अ टाइम मैनी अदर फीचर्स कहते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14, harmony and balance between fundamental rights and DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके आर्टिकल नंबर अभी से याद कर लो कितने थे? 12 से 35 और डीपीएसपी के 51 और 51 ए क्या है? ड्यूटीज। ठीक है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। लिमिटेड पावर पार्लियामेंट ने दी है। देखो पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर मिली है।
ध्यान से पढ़ो, लिमिटेड पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि लिमिटेड पावर दी गई है पार्लियामेंट को क्या करने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का। आर्टिकल्स नंबर देखना कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो है, लेकिन ये क्या रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये काफी अच्छे अच्छे टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है। मतलब अगर समझाने लगी ना ये सुप्रीम कोर्ट की चीज ही, कि ये हम लोग क्या बोलते हैं, भाई मैं तो बोलती हूँ, मान लो हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी आजाद है, लेकिन नहीं है। आपको पता है, जब उसे मान लो कोई डेथ पेनल्टी देनी है, हाई कोर्ट को कोई डेथ पेनल्टी देनी है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट का क्या चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेथ पेनल्टी दे दी, ठीक है? जैसे मान लो कि मुस्कान, अभी केस चल रहा है ना, मान लो मुस्कान को डेथ पेनल्टी दी। प्रेज़िडेंट आके बोल दे नहीं देनी, प्रेज़िडेंट कर सकता है। आपको पता है ना कि प्रेज़िडेंट किसी की भी डेथ पेनल्टी को रोक सकता है। तो यहाँ पर अगर प्रेज़िडेंट आके बोल दे तो भई कैसे सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है? नहीं है। याद रखना कभी भी जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव समझते हो ना? ऑर्गन्स है 3, एक होता है लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों कहा गया है कि लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। लेकिन लॉ बनाने से लेके लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उस इम्प्लीमेंट ये जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है इसे देखना कि जस्टिस हो रहा है, नहीं हो रहा है, जुडिशरी का काम है। और ये तीनों ही एक दूसरे पर इंटरलिंक करते हैं और डिपेंड रहते हैं। ठीक है? और हाई कोर्ट की पावर्स 226 और 27 में, बस ये इतना पढ़ना। और इसमें केस देख लेते हैं 2। एक तो केशव नंदा का देख लिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर में वो लिख के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। जितने मैंने उसमें फीचर्स आपको लिखवा दिए ना, इससे ज़्यादा कोई फीचर नहीं होगा। ठीक है, इंदिरा गांधी का केस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। इंदिरा गांधी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। इंदिरा नेहरू गांधी, हाँ। केशव नंदा भी इम्पोर्टेंट है। गोलकनाथ का केस भी ज़रूरी है। ठीक है। इसमें एक तरीके से इसने अब क्या बताया, एवोल्यूशन बता रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का। ये कांसेप्ट आया कैसे? भई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। शंक शंकारी प्रसाद केस 1951 का। क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड दैट द पार्लियामेंट पावर टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, आर्टिकल नंबर 368। और ये पावर भी दी गई कि वो फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकता है। ये पावर दे दी गई। इस केस में इतना ही कहा गया, मतलब पहला पॉइंट ये, क्योंकि हम एवोल्यूशन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरीके से ये केसेस आए और क्या-क्या कहा। तो इसमें से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में अगर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया ना अमेंडमेंट का, तो उसमें आपको ये सारे केसेस लिख के आने हैं फिर, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी हैं। तो इसमें सिंपल कहा कि आप फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हो। सज्जन सिंह केस ये भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई केस ऐसा नहीं है जो ज़रूरी ना हो। In this case, Supreme Court held that Parliament can amend any part of a fundamental right। अभी उससे भी बुरी बात बोल दी। पहले तो बोल दिया कि पावर है आप अमेंड करो, फिर बोल दिया किसी भी पार्ट को अमेंड कर दो। अब ऐसे तो भई लिबर्टी का आर्टिकल 21, 24, इक्वालिटी का, डिस्क्रिमिनेशन का, रिजर्वेशन का, फिर तो भई सरकार कुछ भी चेंज कर देगी ना पार्लियामेंट। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ो। ठीक है? फिर आया गोलकनाथ का केस 1967 का। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं पिंक से हाइलाइट कर रही हूँ और लिख लो। इन दिस केस द कोर्ट रिजर्व्ड इट्स अर्लियर स्टैंस दैट द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड। ये बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट को चेंज करो, लेकिन आप आर्टिकल नंबर 13 को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मैंने बताया ना कि 20, 21 और भी बहुत सारी फंडामेंटल राइट है जिसे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 13 को क्या नहीं कर सकते? रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। Also stated article number 368 gives the procedure to amend the constitution। क्या कहा गया? आर्टिकल नंबर 368 में कि ये प्रोसीजर दिया गया
गिव्स द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आर्टिकल नंबर 368 बनाया ही इसीलिए है। अब देखो, अब ऐसे तो मैं बोल दूं, मैं कुछ भी क्या कर दूं, चेंज कर दूं, और मैं बोल दूं भाई आर्टिकल नंबर 368 क्यों दिया गया है फिर, अगर अमेंड ही नहीं करना है। ये क्वेश्चन भी तो उठा सकते हो ना आप लोग। हम लोग उठा सकते हैं भाई, पार्लियामेंट बोल दे जब चेंज ही नहीं करना तो आर्टिकल क्यों डाला है, हटा दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट डज नॉट कन्फर ऑन द पार्लियामेंट टू पावर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द फंडामेंटल राइट, मतलब आप इसमें फंडामेंटल राइट चेंज कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। फिर वही बात इसने बाद में बोल दी, कहाँ बोली है, कहते हैं आप चेंज करो लेकिन लोगों के राइट्स को रिजर्व करके रखना है। ये लास्ट लाइन देखो, स्क्रीन पर देखो, ये लास्ट लाइन, कि लोगों के राइट को क्या करना है, रिजर्व करके रखना है। आप अमेंड करो, आप कुछ भी अमेंड कर दो, लेकिन लोगों के राइट को रिजर्व करके रखो। ठीक है? केशव नंदा मैं पढ़ा चुकी, तो उतना ही इनफ है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस, इसमें क्या हुआ था, 39th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लगाई थी, इमरजेंसी लगाई गई इंदिरा गांधी के द्वारा। कितने साल तक इमरजेंसी चली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द थ्योरी ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या अप्लाई किया, बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल नंबर 329 ए का क्लॉज नंबर 4 ये इंसर्ट किया गया 39th अमेंडमेंट के द्वारा। याद रखना 39th अमेंडमेंट की गई थी। मैं भी आपको बताती हूँ शॉर्ट में कि क्या था, मेरे पास नोट्स है ना, एक सेकेंड। 36, अच्छा सॉरी 39 है ये तो। हम्म, ठीक है। आप बस इसमें इतना याद रखो, एक आर्टिकल नंबर याद करना और क्लॉज नंबर। आर्टिकल नंबर 329 ए का क्लॉज नंबर 4 इंसर्ट किया गया 39th अमेंडमेंट के द्वारा। और क्या कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो फीचर है आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। समझ आई? 39th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया इमरजेंसी के पीरियड के दौरान, इमरजेंसी लगाई गई थी ना इंदिरा गांधी के द्वारा, उस दौरान क्या किया गया, इसे इम्प्लीमेंट अमेंड किया गया 39th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। द एक्ट प्लेस्ड द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस, इसमें क्या किया गया कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस थे उसे क्या कर दिया गया था, उसे आगे बढ़ा दिया गया था, कि इमरजेंसी के दौरान उसके इलेक्शंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है अब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड पूरा हो चुका था लेकिन उसने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी के दौरान इलेक्शंस नहीं हो सकते थे, ठीक है? तो ये इसमें कहा गया। बस अगर ये केस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये केस ना हमारे उसमें आएगा, फंडामेंटल राइट्स में आएगा, तो उसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी मैं। 42nd अमेंडमेंट तो याद ही होगी। 42nd अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया था? 42nd से किया गया था इंटेग्रिटी, प्रिएम्बल में सौ एक सेकंड मेरे याद नहीं है। 40 एक नोटबुक पे लिखो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो ये याद रखना है। इसमें क्या-क्या वर्ड ऐड किए गए थे, अब वो भी लिख लो। 42nd के द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बस इतना याद रखो। इसमें भी बस इतना याद रखना कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वुमेन राव केस अभी करने की ज़रूरत नहीं है। बस बहुत है इतना। क्योंकि केसेस तो बहुत सारे हैं। ये जब आगे प्रिएम्बल कराऊँगी, फंडामेंटल राइट्स कराऊँगी तो सब सेक्शंस उसमें सॉरी केसेस उसमें कवर हो जाएँगी। लेकिन फिलहाल अमेंडमेंट के साथ बेसिक स्ट्रक्चर आपको इतना ही करना है।
अब क्लियर है? तो माइक ऑन करके अगर डाउट है तो पूछ लो। माइक ऑन करो। नहीं, कोई डाउट नहीं है अभी तो। बस ठीक है। अब हम इमरजेंसी करेंगे। अब इमरजेंसी मैं बोल रही थी कि इमरजेंसी लगाई गई, लगाई गई। क्या प्रोविज़न है इमरजेंसी का? इमरजेंसी का मतलब क्या है? इमरजेंसी 3 तरीके से लगाई जा सकती है। आर्टिकल नंबर 352 टू 60, 352 टू 60, पार्ट नंबर 18 आर्टिकल नंबर 352 टू 360। इमरजेंसी प्रोविज़न देखो स्क्रीन पे देखो। इमरजेंसी प्रोविज़न एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। आर्टिकल नंबर लिख लो, याद कर लो, रात को देख-देख के सो जाओ। नेशनल की आर्टिकल 352, स्टेट का आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल नंबर 360। इमरजेंसी क्या है? अब आपसे कोई क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का, क्या लिखोगे इमरजेंसी में? पूरे सारे आर्टिकल्स तो लिखने नहीं बैठोगे ना 2 नंबर में, क्या लिखोगे? इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है, जहाँ पर पावर किसे दे दी जाती है? यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। ये इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना देना कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर मैंने एग्ज़ाम्पल अभी याद करवाया कि इमरजेंसी एक एग्ज़ाम्पल है कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ले लेता है। तो ये वही तो है, सिंपल कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पावर को ले लिया जाता है, सिंपल। अब वो थोड़ा और बढ़ेंगे। मैंने 3 वर्ड्स याद कराए नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल के अंदर भी 3 पॉइंट, वॉर। अगर अगर हमारे प्रेज़िडेंट को ऐसा लगता है कि इंडिया में वॉर होने वाली है या इंडिया की किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर होने वाली है। इंडिया या तो इंडिया में वॉर होने वाली है या किसी एक्सटर्नल कंट्री मानो चाइना, पाकिस्तान के साथ वॉर होने वाली है तो वो इमरजेंसी लगाएगी। या फिर इंडिया के अंदर ही इंडिया के अंदर ही क्या होने वाला है इंटरनल डिस्टर्बेंस होने वाला है। मतलब आर्म्ड रिबेलियन दंगे और क्या बोलते हैं? दंगे, एट्रोसिटीज़ का मतलब दंगे ही होता है। और क्या वर्ड यूज़ करेंगे मतलब लोग आपस में लड़ रहे हैं धर्म के नाम पे, झगड़ा कर रहे हैं, एक-दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया ना, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी। क्या लगाई जाएगी? नेशनल इमरजेंसी। एक वॉर के दौरान, एक्सटर्नल के दौरान और इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आगे देखो एग्ज़ाम में भी टीचर को ना आपका पेपर देख के ऐसा लगे कि भई बच्चे को आता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आगे लिखना है आर्म्ड रिबेलियन। मतलब अगर मैंने नोट्स में लिखा है तो इसका कुछ मतलब है। पहले इसे आर्म्ड रिबेलियन कहा जाता था लेकिन अब इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता है। क्लियर है? याद रख स्टेट मैंने बताया भई प्रेज़िडेंट रूल है। वो उसे लगता है कि अब मान लो पंजाब में उसे लगता है कि भई दंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी इमरजेंसी लगा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब उसके पास पैसा ही ना हो। आपको पता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है करोड़ों में, एक तरीके से खर्चा करने के लिए। क्योंकि भई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो खा रही है और किसका खा रही है, ठीक है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इमरजेंसी के कुछ ग्राउंड्स हैं अप्रूवल, ड्यूरेशन, रिवोकेशन, इफेक्ट ये सब पढ़ेंगे। ये भी हम सब पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के क्या-क्या ग्राउंड हो सकते हैं। कब उसे कैसे अप्रूवल मिलेगा, कैसे ड्यूरेशन, कितना टाइम पीरियड आप इमरजेंसी को लगा के रखोगे। ऐसा थोड़ी है अब आप प्रेज़िडेंट बोलते हैं मैं तो 5 साल तक इमरजेंसी लगाऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ टाइम पीरियड होगा उसका। रेवोकेशन कब इमरजेंसी को खत्म किया जाएगा और कब इमरजेंसी इफ़ेक्ट में आएगी वो सब हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ़ इंट्रोडक्शन था इमरजेंसी का कि जब आप अपने एग्ज़ाम में इसे लिखो ना जब आप अपने एग्ज़ाम में लिखो या ऐसा इंट्रोडक्शन बना के आना, फ्लो चार्ट बना के आना, मैडम पहला पेज देख के ही खुश हो जाएगी, कि भई इतना अच्छा लिख दिया।
ऐसे ही होता है मतलब एग्ज़ाम ऐसे ही। हम हर एक चीज़ याद नहीं कर सकते, लेकिन पेपर लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मेरे टीचर भी ऐसे ही बोलते थे, मैं भी आपको ऐसे ही बोल रही हूँ कि आपको लिखना आना चाहिए। वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं और फ्लो चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है? अब देखो ऐसी चीज़ आपको कोई नहीं सिखाएगा। ऐसी चीज़ आप गूगल पे चले जाओ, आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी। ठीक है? ये सबका अपना-अपना तरीका होता है लिखने का। अब देखो आर्टिकल नंबर 352 अब स्टार्ट करते हैं और चलो क्लास पूरी 9 बजे तक करेंगे, 20 मिनट है अभी, जितना होता है उतना करते हैं, बाकी कल करेंगे। अंडर आर्टिकल नंबर 352 मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको बताऊँगी कि क्या करना है, क्या नहीं लिखना है इसमें। आर्टिकल 352 से 360 तक है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी मैंने नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल बताया था 352 ही है। व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन ये वर्ड्स याद करने के हैं। जब आर्टिकल नंबर 352 आए तो क्या लिखना है कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है डिक्लेयर कर रहा है नेशनल इमरजेंसी को व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन थ्रेटन का मतलब समझो जैसे चाइना अब इंडिया को डरा रहा है कि भाई मैं तो तेरे ऊपर बॉम्ब फेंकूंगा। पाकिस्तान डरा रहा है कि मैं बॉम्ब फेंकूंगा, मैं सारे कश्मीर को जला दूंगा। मतलब कि ऐसा कुछ ऐसा उसे डराया जा रहा है। थ्रेटेंड का मतलब होता है धमकी देना, डराना। बाय वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन एग्रेशन का मतलब गुस्सा कि सामने वाली कंट्री आप पे गुस्सा दिखा रही है या आर्म्ड रिबेलियन कि या फिर अपने आर्मी को भेजकर हमले करवा रही है, लोगों को मरवा रही है, तो आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे इमरजेंसी लगाओ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर। अभी अभी सिर्फ चाइना ने आपको डराया और आपने इमरजेंसी लगा दी तो आप लगा सकते हो। ये लिखा गया बिफोर। बिफोर कि आप वॉर होने से पहले भी क्या लगा सकते हो, इमरजेंसी लगा सकते हो, कोई आपको नहीं क्योंकि देखो, अगर अब आप इमरजेंसी नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा भई, अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो कौन ज़िम्मेदार? इंडिया का ही नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है इंडिया फिर क्या सोचेगा कि भई अगर ये करेंगे हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम पहले इमरजेंसी लगा दो, कि सब अपने-अपने घरों में बैठो। फिर प्रोविजंस वाज़ एडेड ये प्रोविजन कैसे ऐड किया गया? 38th अमेंडमेंट के द्वारा। When a national emergency is declared on ground of war or external कहते हैं जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर तो इसे इसे क्या एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाएगा। देखो इमरजेंसी तो होगी, नेशनल इमरजेंसी होगी नो डाउट, लेकिन मैं इसलिए रेड पेन लिया है, क्यों लिया है देखो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन तो इसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाएगा। 2 तरीके से इमरजेंसी होती है मैंने बताया, एक होता है वॉर इंडिया के अंदर हो रही है और दूसरी इंडिया के बाहर। जब इंडिया के बाहर से डर है कि कोई हमला कर देगा तो एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब इंडिया के अंदर डर है कि लोग हमला कर देंगे तो इंटरनल इमरजेंसी। क्लियर है? यहाँ तक? इसका मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया लेकिन लिख लो कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है। एक्सटर्नल इमरजेंसी का और इंटरनल इमरजेंसी का। ये इनसाइड इंडिया और ये आउटसाइड इंडिया। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये अमेंडमेंट अभी हम करते हैं। 44th अमेंडमेंट। देखूँ अगर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ तो ठीक है, ये हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। कहाँ है नोट्स?
बस ये इतना पढ़ना है आपको 3 लाइनें, क्योंकि इतना थोड़ी हम याद कर पाएँगे, सिर्फ़ इतना याद करना है। 44th अमेंडमेंट क्या बात करता कि यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट किया गया, इस चैप्टर में क्या कहा गया कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को सेव किया गया। एम टू सेव फंडामेंटल राइट एंड लिमिट गवर्नमेंट पावर। देखो, कहा आप इमरजेंसी लगाओ, लेकिन कुछ लिमिट तो होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी आप कुछ भी इमरजेंसी लगा रहे हो, कुछ हो इतना कुछ है भी नहीं तब भी। कहते ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया गया। ये लिमिट वर्ड याद रखना है, लिमिट। हमें वर्ड ही नहीं याद आता। आप लिखोगे कि गवर्नमेंट की पावर को डिक्रीज़ किया गया, रिड्यूस किया गया, लेकिन लिमिट वर्ड याद नहीं आएगा पेपर में। हमें रिड्यूस, लिमिट वो मतलब इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ यही सब याद आता है जो स्कूल में पढ़ाया। इसकी इसे लिमिट कर दिया गया कि आपका ये सर्कल, आप इससे बाहर अपनी पावर का यूज़ नहीं करोगे। पर्टिकुलरली कंसर्निंग द इमरजेंसी। किसके दौरान, किसके कंसर्न में ये लिमिट किया गया? इमरजेंसी और प्रॉपर्टी के राइट को। इमरजेंसी और प्रॉपर्टी के राइट को कंसर्न में किया गया ये, ठीक है? मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर देती हूँ। इसमें सारे अमेंडमेंट मैंने लिखे हैं। ठीक है, इतना समझ आया? आज के लिए बहुत है कि आगे कंटिन्यू करें? फिर आगे काफ़ी लंबी लंबी स्टोरी आ जाएगी सारी। बताओ? हाँ जी, इतना ही बहुत है, फिर पढ़ने में भी थोड़ा वो हो जाएगा। हाँ, ठीक है। कोई डाउट लगे तो मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है? ओके, बाय। हाँ, एक चीज़ बताओ, हाँ, मेरे को ना बोलो। मतलब कल ना 8 ओ क्लॉक ना मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, तो आप मतलब टाइमिंग शिफ्ट कर सकते हो थोड़ा? क्या टाइमिंग करना है? आप बताओ। 7:30 बजे कर लो। 7:30 नहीं, मतलब कि ऐसा होगा कि मैं 7:15 बजे जाऊँगी वहाँ पे, तो फिर लेट हो जाएगी ना उधर से आने में। अच्छा, रात को करना है आपको 9 बजे? या तो पहले कर लो 6 से 7 जैसे, या नहीं, फिर ऐसा पहले कुछ भी नहीं, टाइम। 7 बजे से पहले तो हो ही नहीं पाएगा, बच्चे आते हैं यार घर। अच्छा, हुँ। तो जैसे भी आप कहो, मतलब दोपहर को कहो तो दोपहर को। ओके। जैसे मैं